So good afternoon to all the dearest one of class 11th which are waiting for chemistry class. I know sometimes I feel not good that you are not attending the class in premier. I know कि आप क्लास तो अटेंड कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप अटेंड नहीं कर रहे हो, आप अटेंड करते हो, कभी शाम को, कभी रात को, कभी सुबह, बट मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अटेंड करिए क्लास प्रीमियर के अंदर, क्योंकि उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, उसमें आप अपना क्वेश्चन आंसर जब हो रहे होते हैं तो आप अपने आंसर लिख सकते हैं, और आपका एक पर्टिकुलर मतलब शेड्यूल होता है, क्योंकि अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप कोचिंग नहीं आ रहे हैं, तो आपका जो सिस्टम है ना वो थोड़ा अनसिस्टमेटिक हो रहा है। आप अगर एक टाइम टेबल को फॉलो करेंगे जो आपको दिया गया है कोचिंग में, और आपको उसको फॉलो करके पढ़ेंगे, तो आप देखना आपकी पढ़ाई डबल अच्छी होने वाली है उसके कंपेरिजन में कि आपने जब दिल चाहा जब कर रहे हैं जो भी। प्लीज़ रिमेंबर एंड टेक केयर ऑफ दिस, ओके। तो ये मैं सोच के चल रही हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक वे में अब नेक्स्ट क्लासेस में हर क्लास में अटेंड करेंगे, सारी क्लासेस स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो प्रीमियर में चल रही हैं, और बहुत उससे लर्न करेंगे और इन्जॉय करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था, जिसकी डेफिनेशन थी इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एनी सब एटॉमिक पार्टिकल विद एक्यूरेसी एंड एट द सेम टाइम। आपको याद है ये मैंने पढ़ाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन की हम स्पीड या वेलोसिटी जिसे कहते हैं और पोजीशन एक साथ देखना चाहें तो हम नहीं मेजर कर सकते, या उस जैसे कोई भी पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या कोई भी, क्योंकि प्रूव हो गया कि मैटर का या इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर के साथ साथ कौन सा नेचर है बेटा, वेव नेचर भी है, और क्योंकि उसका वेव नेचर भी है इसलिए हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमने पढ़ाया था और ये पूरा अपन ने पढ़ा था, और फिर अपन ने HUP के सिग्निफिकेंस देखे थे कि वो अप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वो अप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था, ये सब हमें आता है। उस दिन हमने मतलब जो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास थी उसमें काफ़ी टाइम हो गया था उसको समझाने में, तो अपन ने न्यूमेरिकल एक भी नहीं करा था। तो आज जो अपनी हेडिंग है वो है न्यूमेरिकल्स ऑन HUP। HUP होता है हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब आप सबसे पहले अपनी कॉपी में आप हेडिंग डालेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन HUP, न्यूमेरिकल्स ऑन हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, न्यूमेरिकल्स ऑन HUP। ये लिखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, इसको अपन क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्योंकि जैसे अपना कस्टम है, अपना हैबिट है, अपन सारे टॉपिक्स जो अपन ले रहे हैं केमिस्ट्री के, और आप क्यों परफेक्ट हो रहे हो, इंडिविजुअल बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम हम इतना क्रिस्टल क्लियर हमारी मतलब केमिस्ट्री हो रही है क्योंकि आप एक एक इंडिविजुअल टॉपिक पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अब आप मैं होप करती हूँ कि इस टॉपिक में भी अपन परफेक्ट हो जाएं। अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो, डेल्टा एक्स जो कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन था, इनटू डेल्टा पी जो कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम था, इक्वल टू H/4π, ठीक है। ये अपन अभी करेंगे, लेकिन पहले न्यूमेरिकल लिखेंगे हम। स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन नंबर 1। एन इलेक्ट्रॉन is located, an electron is located in an atom, an electron is located in an atom within a distance of 0.1 angstrom, comma, what is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? Again I'll repeat the question. An electron is located in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? क्या uncertainty involve है उसकी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, क्या अनसर्टेनिटी है उसमें।
तो नाउ लेट अस सी क्या दिया है और क्या मांगा है, ठीक है। अनसर्टनिटी इन वेलोसिटी का मतलब यह है बेटा कि आपसे क्या मांगा है, डेल्टा वी, है ना, डेल्टा वी इज अननोन। ये डेल्टा वी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जो चीज हमारे पास नहीं है। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, यानी डेल्टा एक्स हमें 0.1 मिला हुआ है, तो हमारा डेल्टा एक्स है 0.1 ए डॉट, जिसे अपन कहते हैं एंगस्ट्रॉम। और हम सब जानते हैं हमारे पुराने क्लासेस से कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है और 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ये हमें पता है। हम देखेंगे कि हमें कन्वर्जन करना है कि नहीं, वो अभी हम देखते हैं। बट सबसे पहला हमारा काम है, एज वी नो ऑल दैट फॉर न्यूमेरिकल्स द फॉर्मूला कैरी समटाइम्स हाफ मार्क, समटाइम्स 1 मार्क। सो हम सबसे पहले फॉर्मूला डालेंगे अपना, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू, पहले जनरल फॉर्मूला डाल दो, डेल्टा पी। अब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो तो इक्वल लगा देंगे अपन h/4 पाई। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जो कि हमें मिला गया था। बट वी नो दैट मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये हम सब जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं अच्छी तरह कि जो मास होता है वो तो फिक्स है, तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो हम उसका जो डेल्टा पी का टर्म है हम लिखते हैं m डेल्टा वी करके। तो अब हमारा ये, इसको हम खोल के ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी के बदले m डेल्टा वी इक्वल टू h/4 पाई। तो डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा वी इक्वल टू h/4 पाई। अब इसके अंदर ध्यान रहे आपका कि आपसे डेल्टा वी मांगा है ना, तो जो चीज़ मांगी है उसको अलग ले लेंगे हम। तो डेल्टा वी हमसे मांगा है और बाकी सब हम अलग रखेंगे, h/4 पाई, और डेल्टा वी के साथ क्या बचा है, m इंटू डेल्टा एक्स। अब इस फॉर्मूले पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना है और उसी से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप सबको याद है कि h की वैल्यू सबको रट गई है। अब तो इतना ज़्यादा h अपन यूज़ कर रहे हैं, कब से, h 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जूल में हमने बता दिया था आपको कि किलोग्राम होता है और मीटर होता है। ये दोनों को, ये सबको पता है। बल्कि मैं आपको एक काम भी कर सकती हूँ अगर आप चाहें, वरना फिर ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन जूल को जैसे खोल के भी बता सकते थे, लेकिन चलो ठीक है, वो तो जूल तो तुम खोल ही लोगे। केजी, बस याद रखो कि मास में केजी होएगा और लेंथ में मीटर होएगा वो, ठीक है। ये जूल है अपना। तो केजी अगर ज़रूरत है यहाँ पर, तो मास हमें इलेक्ट्रॉन का दिया नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मास हमने याद करा हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, वो kg में ही लेना है। उसके बाद पाई तो 3.14 या 22/7, वो तो चलो ठीक है। अब डेल्टा एक्स जो हमें दिया है एंगस्ट्रॉम में दिया है, लेकिन जूल के साथ हमेशा मीटर लगता है, तो इसलिए हमें एंगस्ट्रॉम को काय में कन्वर्ट करना है, मीटर में। आई बात समझ, बस इतना सा काम है और हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अलग से लिख भी सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं कि 0 पॉइंट, या कन्वर्जन करके बता देंगे, इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻⁻10 ऑफ मीटर। ये हमने कर लिया कन्वर्जन। अब हम अपना सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो डेल्टा वी इक्वल टू एच के प्लेस में हम 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4, पाई के बदले 3.14, मास के बदले हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू जो हमने करी है 0.1 इंटू 10⁻⁻10, 0.1 इंटू 10⁻⁻10। ये पूरा का पूरा जब हम करेंगे तो अभी हम इसमें टाइम अपना मतलब कैलकुलेशन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं ख़राब करेंगे, इसलिए अभी हम इसका आंसर देख लेंगे। और हमारा आंसर आ रहा है 5.79, हमारा आंसर आ रहा है 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन छोटे छोटे जो कन्वर्जन है वो ज़रूरी है इसमें। आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, आप क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह लिख लें जो बोर्ड पे है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट लिख दें अपना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत इसमें परफेक्ट होने वाले हो। आज पिछली क्लास में हम डी ब्रोगली इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स में परफेक्ट हो चुके थे। उससे पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी, रेडियाई और अपना वेलोसिटी और आपका एनर्जी, सारे रेडबर्ज इक्वेशन, ऐसे ही आज हम HUP के अंदर परफेक्ट होने वाले हैं। तो जल्दी से अपना काम पूरा कर लें
और अपन उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपन अपना जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सो नाउ अब हम चल रहे हैं आगे। अब आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा, आप लिखेंगे अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपने साथ साथ अपन लोग सब साथ लिखते हैं। अ गोल्फ बॉल, GOLF golf, a golf ball has a mass of 40 gram. A golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. Again, a golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second, comma, if the speed can be measured, within an accuracy of 2%, if the speed can be measured within an accuracy of 2%, calculate the uncertainty in the position. Calculate the uncertainty in the position. तब आप पूरा ये लिख लें, आपको एक दफ़ा और आप लिखते जाए, मैं पढ़ती जाऊंगी। A golf ball has a mass of 40 ग्राम and a speed of 45 मीटर पर सेकेंड। मास दे दिया उसका 40 ग्राम। यहाँ पर क्योंकि बॉल का मास है तो वो देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का नहीं दिया था क्योंकि हमें याद है, और उसकी स्पीड भी दे दी 45 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये बहुत स्पेशल लाइन है जो लिखी है। ये वाला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 2 है, ये नीट, IIT हर जगह ये वाला क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आ चुका है। इसके वहाँ ज़रूर लिखेंगे अपन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, फिर आप अनसर्टनटी इन द पोजीशन निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास अननोन है वो हम लिखेंगे। आप सब जानते हैं डेल्टा एक्स डिनोट फॉर दी अनसर्टनटी इन पोजीशन। तो आंसर में वी नो कि डेल्टा एक्स यहाँ पर हमारा नहीं है, तो डेल्टा एक्स इज अननोन इन द आंसर, वी नो दिस। उसके बाद हम ध्यान से देखेंगे, हमें मास दिया हुआ है 40 ग्राम, ये भी हमारे पास है, कोई टेंशन नहीं है। स्पीड हमें दी हुई है 45 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो स्पीड एक्चुअल स्पीड नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये नीट, जेई हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखता है ये वाला आइडिया, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। स्पीड दिखी है 45, वी नेवर टेक 45, हम उस 45 का 2% लेंगे, वो हमारी एक्चुअल अनसर्टनटी इन वेलोसिटी होगी। तो क्या लिखा है, इफ द स्पीड कैन बी मेजर विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो अब आप संभाल के लिखेंगे यहाँ, और अब आप लिखेंगे डेल्टा वी कैसे निकाली जाएगी, 45 इंटू 2/100 ऐसे निकाली जाएगी। समझ आई बेटा, 45 इंटू 2/100 करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा होगा एक्चुअल वेलोसिटी का, जो कि 0.9 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इतना आप लिख लें जब तक, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन कोई नॉर्मली क्वेश्चन है, बिल्कुल इस जैसे ही बन गया। ये बस एक चीज़ थी जो स्टेप था, बहुत स्पेशल और इम्पॉर्टेंट स्टेप था। इसके बाद कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल स्टेप चलेंगे, फॉर्मूला लिखा जाएगा, जो चीज़ मांगी है वो अलग लिखी जाएगी और सब्स्टिट्यूशन करा जाएगा। तो लेट अस राइट द फॉर्मूला, बट हमें हमेशा हैबिट होना चाहिए, जैसे बताया है आपको कि आपको फॉर्मूला पहले नॉर्मल वाला लिखना ज़रूरी है, बताना है उसे कि हमें नॉर्मल वाला आता है, फिर हम देखेंगे हमें क्या मांगा जा रहा है हमसे, फिर हम इसे खोलेंगे सेकेंड स्टेप में, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी के बदले एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 यहाँ तक हम खोल लेंगे। उसके बाद हमें क्या मांगा है, इसमें हमसे मांगा है डेल्टा एक्स, तो अब हम डेल्टा एक्स को अलग लिखेंगे अपना, डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 एम डेल्टा वी। दिस मीन्स दैट डेल्टा एक्स इक्वल टू, ठीक है, अब एच के बदले हम लिखेंगे उसकी वैल्यू जो कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू मास हमें दिया हुआ है 40,
लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेशल बात है जो कि हमसे गलत हो गई, तो हमारा क्वेश्चन कम हो जाएंगे नंबर सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में हमारे 4 नंबर के साथ -1 नेगेटिव मार्किंग भी आएगी। क्या है वो? ग्राम। आपको समझा चुकी हूँ मैं, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ मैं कि जहाँ पर भी मैक्स ब्लैंक कांस्टेंट आता है वहाँ पर मास काय में दिया जाता है? केजी में। तो आपको ये काम पहले ही करना है। यहाँ पर 40 ग्राम इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 1000, समझ आ गई? और आपको मास लेना होगा 0.04 kg। इज इट क्लियर? तो यहां पर हम मास ले रहे हैं 0.04 इंटू डेल्टा वी 0.9। अच्छी तरह आप देखें, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर कमेंट बॉक्स में भी नहीं पूछना है तो आप बाद में बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसका आंसर आ रहा है 1.46। इसका आंसर आ रहा है 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। अब वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है, स्टार भी लगा दिए हैं। आप भी इंपॉर्टेंट लिखो और लिखो नीट और IIT में ये वाला आइडिया बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है और आ चुका है। हरी अप, फिनिश योर क्वेश्चन फास्ट। सो आपने देखा अच्छी तरह इसको? डन? अब आप एक चीज देख रहे हैं, इसमें अंदर एक बहुत स्पेशल बात है। हो सकता है इस क्वेश्चन में कह दे कि इसको एक्सप्लेन करो। अगर आप ये आंसर देख रहे हैं तो 10⁻³ मीटर है। ये नियरली 10⁻18 टाइम्स स्मॉलर है एटॉमिक न्यूक्लियस के डायमीटर से। ये जो आंसर आप देख रहे हैं, ये ध्यान से देखें आप। एटॉमिक न्यूक्लियस का डायमीटर अपन ने पढ़ा था 10⁻⁻15। तो ये अगर देखा जाए तो उससे 10⁻18 टाइम्स स्मॉलर है। किससे? किससे? एटॉमिक न्यूक्लियस के डायमीटर से। इसीलिए अगर इतना मतलब कम वैल्यू है तो उसको अपन नेग्लिजिबल मान रहे हैं। इसीलिए ये क्या प्रूफ कर रहा है कि HUP इज नॉट अप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, बड़े ऑब्जेक्ट्स 40 ग्राम। इट इज अप्लीकेबल फॉर दिस ऑब्जेक्ट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी कितनी बढ़ी आई है, 10⁻6। समझ आई ये बात? तो ये चीज अपन चाहे तो एक लाइन लिख लेते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द आंसर। लिखो आप, जब तक मैं ऊपर बोर्ड मिटा रही हूँ आगे क्वेश्चन के लिए, और आपको इसका आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है वो बोल रही हूँ, आप सब लिख लें मेरे साथ साथ। इट इज क्लियर फ्रॉम द आंसर दैट द वैल्यू इज 10⁻18 times, that the value is 10⁻18 times smaller than the diameter of an atomic nucleus, smaller than the diameter of atomic nucleus. So HUP is not applicable. So HUP is not applicable for macroscopic objects. HUP is not applicable for macroscopic objects. तो ये बहुत अच्छा इसमें अपन ने देखा, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आ रहे हैं। अब अपन एक और क्वेश्चन में दे रही हूं आपको, जो नीट का पेपर का क्वेश्चन है वो अपन सब अब सॉल्व करेंगे। इसी जैसा आइडिया है बट आप लोग खुद भी कोशिश करेंगे। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन इलेक्ट्रॉन is moving with a velocity of
if an electron is moving with a velocity of 600 meter per second, 600 meter per second, which is accurate up to, which is accurate up to 0.005%, which is accurate up to 0.005%, then calculate the uncertainty, then calculate the uncertainty in its position. ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ गुड क्वेश्चन. ये आया है नीट का पेपर में आया था ये. और अगर अपन आप देखेंगे जो आइडिया अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा है, मुझे लग रहा है बिल्कुल सेम आइडिया है. तो एक आइडिया इसके अंदर एसयूपी में बहुत सारे आइडियाज नहीं है, मतलब इसके अंदर बहुत, जैसे रेडबर्ड्स में बहुत सारे आइडियाज थे, इसमें इतने ज़्यादा नहीं है. इसमें 2-3 आइडियाज बस हैं जो हो चुके हैं. एक आध और अपन प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपन परफेक्ट हो जाएं एचयूपी में. ठीक है, चलिए. क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 600 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, लेकिन वही वाली बात, ये जो वैल्यू है ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि क्या लिखा है, विच इज एक्यूरेट अप टू क्या, अप टू 0.005%. इतने में एक्यूरेट ही है, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी 600 को इसमें से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, जब जाके आपकी एक्चुअल वैल्यू डेल्टा वी की आएगी. और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मांगा है, सेम वही कभी डेल्टा एक्स हमारा अननोन है. डेल्टा वी के लिए हम 600 इंटू 0.005 बाई 100. तब आप जब इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो हमारा आ रहा है कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका आंसर आ रहा है 0.03 मीटर पर सेकेंड, है ना. 0.03 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेल्टा वी. यहाँ लिख देते हैं, वहाँ लिखा था. दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेल्टा वी. तो जब डेल्टा वी आ गया फिर हम फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा डेल्टा एक्स भी आ जाएगा. तो अब डेल्टा एक्स जब निकालना है हमें, इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रही हूँ अभी क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने पूरा लिख चुकी हूँ. आप एग्जाम में पूरा लिख दी क्या, बट यहाँ पर अभी अपन ने करा हुआ है, अपन जानते हैं, इसलिए अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. 4 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रटा होना चाहिए 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg. एंड द वेलोसिटी की वैल्यू भी मीटर में ही आ रही है, तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है. ये हमारा डेल्टा एक्स निकालने का मेथड हो गया. और इस तरह से जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.93 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर. इसका आंसर है 1.93 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर. सब लोग जल्दी से पूरा करेंगे, कंप्लीट कर लें क्वेश्चन और दिमाग में आइडिया को अपने अच्छी तरह बिठा लें कि हमें भाई समझ में आ रहा है. कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड विद द प्रिसीजन ऑफ ±0.5%. तो उसमें आप परेशान नहीं होंगे. आप जैसे ऐसा कभी आ जाता है विद द प्रिसीजन, अ वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड विद द प्रिसीजन ऑफ ±0.5%. तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है. इंटू 0.5/100 ही करना है, प्लस माइनस पे नहीं जाना है. डायरेक्ट अगर ऐसा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आता विद द वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड विच इज एक्यूरेट, which is precise up to ±0.5%. Nothing you have to do different. The same one 0.5/100. इसलिए बता दिया कि पूरा क्वेश्चन अपन क्यों करें जब अपन समझ गए हैं what is the need of doing it. समझ गए मेरी बात? ठीक है. अब एक एनसीईआरटी ने इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है. एनसीईआरटी ने ज़्यादा क्वेश्चन दिए ही नहीं है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे. ओनली 1 क्वेश्चन इज गिवन इन एनसीईआरटी. मैंने चेक करा एक्सरसाइजेज में, तो वही अपन क्वेश्चन अब उठा रहे हैं.
जो एक्सरसाइज में एनसीईआरटी ने हमें दिया हुआ है। तो मैं आपको बता रही हूँ अभी वो क्वेश्चन कौन सा नंबर का है। वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 61 को लेकर चल रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी ने दिया है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, तो आपको जब भी आप HUP पढ़ेंगे सबसे पहले आपको डेफिनेशन बहुत परफेक्ट वे में याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो सब्जेक्टिव होता है उसमें डेफिनेशन ज़रूर आती हैं इस चैप्टर में से, और हर डेफिनेशन में अपनी लैंग्वेज नहीं यूज़ की जाती। डेफिनेशन में हमेशा जो बुकिश लैंग्वेज है या जो मैं अपनी कॉपी में आपको लिखवा रही हूँ एग्जैक्ट, बस वही आपको फॉलो करना है। फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और फिर न्यूमेरिकल्स, है ना, और फिर सिग्निफिकेंस, बस ये 3-4 चीज़ें हैं। नाउ वी आर राइटिंग द क्वेश्चन नंबर 61 फ्रॉम एक्सरसाइजेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन ये 4 हो जाएगा। फॉर अस इट इज क्वेश्चन नंबर 4, और वहां पर लिख लो अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वहां एनसीईआरटी का लिख लो, क्वेश्चन 61 है। इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखिए मेरे साथ, इफ द पोजीशन of the electron, if the position of the electron is measured, if the position of the electron is measured within an accuracy of plus minus 0.002, within an accuracy of plus minus 0.002 nm, nm यानी नैनोमीटर, nm मीन नैनोमीटर, plus minus 0.002 नैनोमीटर, calculate the uncertainty, calculate the uncertainty in the momentum of the electron, in the momentum of the electron. So again, if the position of the electron is measured within an accuracy of plus minus 0.002 nanometer, calculate the uncertainty in the momentum of the electron. यहाँ तक नहीं हुआ है क्वेश्चन खत्म। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद लिखा है सपोज, फुल स्टॉप के बाद अभी एक लाइन लिखी है पूरी, सपोज द momentum, suppose the momentum of the electron, suppose the momentum of the electron is h upon 4 pi into 0.05, h upon 4 pi into 0.05 nanometer. Okay, is there any problem in defining this value? Is there any problem in defining this value? In defining this value, पहले कंप्लीट करें। देख के लग रहा है टफ क्वेश्चन, बट वो बिल्कुल टफ नहीं है। अभी आप सब लोग समझ जाएंगे और बहुत अच्छा करने वाले हैं, बट पहले आप लोग इसको अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिख लें जल्दी से, फिर अपन सब लोग साथ करेंगे इसको। एक दफ़ा मैं रीड कर देती हूँ, जिन बच्चों का बचा हुआ है एक दफ़ा मेरे साथ देख लें, कुछ छूटा तो नहीं है। इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन is measured within an accuracy of plus minus 0.002 nanometer,
calculate the uncertainty in the momentum of the electron. Suppose the momentum of the electron is h upon 4 pi into 0.05 nanometer. Is there any problem in defining this value? अब ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन देख के कभी भी टफ नहीं करा करो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आ रहा है जहाँ से तुमने पढ़ा है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो कभी भी ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन हमसे ज़रूर बनेगा, लेकिन हम ज़रा सा सोचें कि क्या रहा है वो। देखो, क्वेश्चन एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, पोजीशन दी हुई है विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.002 नैनोमीटर और अनसर्टनिटी इन मोमेंटम मांगा है, मतलब डेल्टा एक्स दिया हुआ है और डेल्टा वी मांगा है। तो पहला तो क्वेश्चन बहुत ही पहला पार्ट तो बहुत आसान है, पहले पहला पार्ट कर लेंगे, फिर उसके आंसर के बाद सेकंड पार्ट की तरफ देखेंगे। एग्जाम में यही होता है एक पॉजिटिव अप्रोच। एग्जाम में बच्चे ने क्वेश्चन देखा, अरे यार ये तो बहुत टफ दे दिया, हम तो नहीं करेंगे। अगर आप जरा सा ध्यान से देखोगे तो आपको फर्स्ट पार्ट पूरा बन जाएगा, नॉर्मल है जैसे अपन ने अभी करे थे वो क्वेश्चन है। तो चलिए अपन आंसर लिखना शुरू करते हैं, इसका साथ करते हैं अपन आंसर 4। डेल्टा एक्स हमें दिया है, वही मैंने जो बात बताई, प्लस माइनस पे नहीं जाओगे, डायरेक्ट 0.002 नैनोमीटर की जो वैल्यू है उसी को अपन डायरेक्ट पुट करेंगे और उसके अंदर अपन बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे कि हमारी वैल्यू क्या है। तो डेल्टा एक्स हमारा, बस ये ध्यान रखेंगे कि हम क्योंकि एच ले रहे हैं मैक्स ब्लैंक, जहाँ पर मीटर है तो हम नैनोमीटर को मीटर में करेंगे, अगर मास होता तो हम उसको केजी में करना पड़ेगा। तो ये हमारा 0.002 इंटू 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, तो 0.002 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ये आपकी वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स है। अब आपको निकालना क्या है, डेल्टा मोमेंटम निकालना है डायरेक्ट, और कोई आसान हो गया फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर इसे खोलना ही नहीं है क्योंकि पी में ही उसने दिया है, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। अब हमें निकालना है डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ डेल्टा पी इक्वल टू एच के बदले क्या लिखा है, एच के बदले हमने लिखा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई 4, पाई के बदले मैंने 3.14 लिखा और डेल्टा एक्स के बदले मैंने ये मीटर में करके कन्वर्ट करके उसको लिखा 0.002 इंटू 10⁻⁻9। जब मैंने पूरा ये लिया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 2.638 इंटू 10⁻⁻23, 2.638 इंटू 10⁻⁻23, ये मेरा क्या है, मोमेंटम। अब मोमेंटम की यूनिट जैसे आपको रटना नहीं है कोई चीज, आप ध्यान से देखो मोमेंटम होता क्या है, व्हाट इज मोमेंटम बताइए, मास इनटू वेलोसिटी, करेक्ट। मास का हम जानते हैं केजी होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको कुछ याद नहीं करना है कि मैं, क्योंकि यूनिट कैरी हाफ मार्क, सब्जेक्टिव पेपर में अगर यूनिट नहीं लगा रहा तो आधा नंबर कट रहा है, और हम अपना नंबर बिल्कुल नहीं कटवाएंगे क्योंकि हमें तो बहुत हाई मार्क्स लाना है। तो इसलिए हम केजी मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। सिर्फ यहाँ ये अप्रोच होगा कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी एंड मास इज टेकन इन केजी एंड वेलोसिटी आल्सो इज टेकन इन मीटर। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 1.5 मिल गए। अब सेकंड वाला पार्ट देखना है ध्यान से, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, देखो ध्यान से मेरे साथ समझो। सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, ये एक वैल्यू दे दी है, कह रहा है मान के चलो कि मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का ये था, ये मतलब मोमेंटम था, ये नहीं था, ये तो अनसर्टन है, एक्चुअल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का ये था। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू, अगर हम ये वाला मोमेंटम असल होता तो क्या इससे हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते थे कि नहीं, ये पूछ रहा है वो। तो कोई भी टेंशन नहीं है, हम इसको पहले सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो लाओ चलो करते हैं। तब अपन सेकेंड में अपन लिख रहे हैं, इफ द मोमेंटम ऑफ द
if the momentum of the electron is h upon 4 into pi into 0.05, then अब हम करेंगे इसको 0 पॉइंट कितना है 0.05, हाँ वो चेक करी थी मैं सही है कि नहीं, नैनोमीटर में ही है, ठीक है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो ये आ जाएगा h के बदले अगेन 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 0.05 इंटू, ये नैनोमीटर में है, एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 टू पावर -9 मीटर। लिख लो जल्दी से, 0.05 इंटू 10 टू पावर, इसकी वैल्यू मैं बता रही हूँ 1.055 इंटू 10 टू पावर -24, 1.055 इंटू 10 टू पावर -24 kg मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी ने सिर्फ एक्सरसाइजेज में एक ही क्वेश्चन दिया है, आप ध्यान दो, लेकिन आइडिया सारे हो गए हैं कवर। अब इसके अलावा कोई सा आइडिया नहीं आता है एचयूपी में। अब मैं समझा रही हूँ सेकंड पार्ट, एक मिनट ध्यान से देखो क्या कह रहा था। सपोज द मोमेंटम, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मोमेंटम है, ये अनसर्टन नहीं, ये एक्चुअल है। तो कह रहा है अगर ये एक्चुअल मोमेंटम है, यानी जिसकी वैल्यू ये आई है 1.05 इंटू 10 टू पावर -24, अगर ये है एक्चुअल मोमेंटम, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी उसकी वैल्यू को डिफाइन करने में? तो हम कहेंगे बिल्कुल होएगी, क्योंकि एक्चुअल मोमेंटम जो है आपका अनसर्टन वाला जो है उससे कम है, उससे कम है ना, तो वैल्यू को निकालने में मुश्किल होएगी। अब जैसे क्या है कि क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इसका तुम्हें सपोज 1 मार्क मिल गया, इसका तुम्हें 1 मार्क मिल गया, बट वो आखिर में जो लाइन पूछी कि इज देयर एनी प्रॉब्लम, उसका भी 1 नंबर मिल सकता है। तो अब अपन न्यू लाइन से लिखेंगे, इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, एज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल मोमेंटम is smaller than the uncertainty, as the value of actual momentum is smaller than the uncertainty, again as the value of actual momentum, ये actual momentum है, चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो आप, यहाँ पर लिख लो ब्रैकेट में actual momentum, क्या लिखोगे actual momentum, ठीक है। तो if the value of actual momentum is smaller than the uncertainty, hence its value cannot be defined, hence its value cannot be defined, इसलिए उसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सारे करे हैं आज अपन ने एचयूपी पे, हर तरह के आइडियाज अपन ने कवर कर लिए हैं। इस तरह से आपको समझ में आ रहा है, मुझे पता है कि मेरा बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, उसको एक एक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का क्लियर है। एक डाउट या डिलेमा आता है वो मैं क्लियर करना चाहूँगी आज ज़रूर क्लास के अंदर। कुछ बच्चे जैसे मुझसे आके ये बोल रहे हैं कि मेरे स्कूल में 5 चैप्टर आ रहे हैं मैडम, और मेरा तो आपने अभी मतलब 2 ही चलना है अपने, तो मैं क्या करूँ? तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसका एक आंसर है। अगर आपके पास 5 चल रहे हैं, पहली बात तो आप स्कूल रेगुलर अटेंड कर ही रहे हो ऑफकोर्स, तो वो तो आप बन ही जाएंगे आपसे क्वेश्चन। नहीं बन रहे हैं तो आप डाउट पूछना है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी उसमें से, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा स्कूल में भी आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, यहाँ भी आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप स्पेशल क्लासेस लेने आए हैं, है ना। स्कूल में आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बट यहाँ स्पेशल क्लासेस लेने आए हैं, मतलब जहाँ पर आपको एक एक टॉपिक पे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो अगर आपको मैं प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी तो मेरे भी 5 चैप्टर हो जाएंगे, है ना। तो ये डिलेमा और ये चीज़ निकालो, आप बड़े हो इस टाइम, आपको स्पेशलाइजेशन करना है, आपको IIT और नीट और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो इंडिया में है वो सब क्लियर करना है, इसलिए अपन को ये लेवल रखना पड़ेगा ना बेटा। अपन भागते रहेंगे ऐसे खत्म करते जाएंगे चैप्टर्स, तो फिर तो आप खाली एनसीईआरटी का पढ़ा दूँ खड़े होके, फिर एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँ मैं। तो प्लीज़ कीप इन माइंड दिस, वरना फिर हर टीचर अगर आप लोग ज़्यादा लोग ये कहोगे तो हम लोग ये सब चीज़ें खत्म करके और फिर हम अपना वही बस एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन 2 दिए हैं, 1 है वो करवा देंगे बस। तो आप बिल्कुल इस बात से नहीं डरो कि आपका कोर्स नहीं होगा। मैं यहाँ खड़ी हूँ बेटा और मेरा टीम खड़ी है यहाँ। कोर्स कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि डीएससी क्लासेस में ख़त्म नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरह ख़त्म होता है कोर्स, रिवीजन होते हैं, टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है। आप इस बात का टेंशन लेना ख़त्म कर दो। इज इट क्लियर टू यू? सो आई होप कि आपको समझ में आया एचयूपी बहुत बहुत अच्छी तरह। अब एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है थ्योरी वाला, उसके बाद क्लास ख़त्म हो जाएगी। अब आप हेडन डालिए
reasons for the failure of Bohr model, reasons for the failure of Bohr model। अब बेचारा बोहर ने, आप सोचो कब से काम करा, रदरफोर्ड के कितने ड्रॉबैक उसने सॉल्व करे, कितने डेवलपमेंट पढ़े आपने लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, सब कुछ पढ़ लिया। अब हम कह रहे हैं कि भाई हम बोहर को के फेलियर का रीज़न बता रहे हैं कि भाई वो क्यों फेल हो गया। उसके फेलियर का रीज़न कोई बहुत बड़े बड़े रीज़न नहीं है, उसके फेलियर का रीज़न असल आया था जब डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बेटा निकाला गया। अभी लिखेंगे नहीं अपन, अभी अपन समझ लेंगे, फिर उसके बाद अपन एक साथ लिख लेंगे। क्या मैंने बोला कि बोहर ने इतने सारे काम करे, फिर भी अपन उसको कह रहे हैं कि फेल हो गया वो, और अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ अगली क्लास में अपनी जा रहे हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि फेल कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ अच्छी होती है। आप बहुत अच्छे हो, है ना, आप एक एज एन इंडिविजुअल बहुत अच्छे हो, आप अपने घर के में सबसे अच्छे माने जाते हो, बट जब आप दुनिया में आगे जाते हो तो बहुत लोग मिलते हैं आपको, है ना, तो वहाँ पर आपसे अच्छे भी बहुत होते हैं, तो फिर कंपैरिजन आता है कि आप में क्या क्या कमियां हैं। इसलिए अपन को अच्छे से अच्छा करना है ताकि हम हमेशा आगे रहें। तो यही बात बस मैं आपको बता रही हूँ कि बोहर ने गलत नहीं करा, बोहर ने बहुत कुछ अच्छा करा, बहुत कुछ डिस्कवरीज करी जो कि हम अभी तक उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग वर्नर ने और श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट, उन्होंने उसके ऊपर हावी हो गए, उसको डोमिनेट कर दिया। क्या मतलब? क्योंकि उन्होंने बताया कि मैटर का डुअल बिहेवियर है। अकॉर्डिंग टू बोहर मैटर का तो डुअल बिहेवियर था ही नहीं, वो तो एक इलेक्ट्रॉन तो अकॉर्डिंग टू बोहर एक चार्ज पार्टिकल था जो वेल डिफाइंड ऑर्बिट में घूमता रहता था, वहाँ पर वेव नेचर तो कहीं जिक्र ही नहीं था। लेकिन आफ्टर knowing that the matter has dual nature, this is particle and wave nature, after understanding the de Broglie equation and Heisenberg principle, जो कि कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ मेजर कर ही नहीं सकते, जबकि बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन आराम से डेफिनेट ऑर्बिट में अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है, तो ये तो गलत हो गया। तो वेव नेचर नहीं बताया था बोहर ने, यही रीज़न था उसके फेलियर का। समझ गए? इसको शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से अपन फटाफट लिख लेते हैं। तो आप न्यू लाइन से लिखेंगे, आपने हेडिंग डाल दी होगी यकीनन आप सब ने। आप न्यू लाइन से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर एन इलेक्ट्रॉन, इसको पॉइंट नहीं दे रही, बस ऐसे लिख पा रही हूं। अकॉर्डिंग टू बोहर एन इलेक्ट्रॉन इज regarded as a charged particle, as a charged particle moving in a definite path. The charged particle moving in a well defined circular orbit, moving in a well defined circular orbits। लिख लें इतना। According to Bohr, an electron is regarded as a charged particle moving in a well-defined circular orbit around the nucleus। ठीक है। Next dot means the wave nature, means the wave nature of the electron, E negative यानी इलेक्ट्रॉन, is completely ignored, is completely ignored। ठीक है, वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का जो है वो कंप्लीटली उसने इग्नोर कर दिया था। लास्ट पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग, बोहर के अकॉर्डिंग ऑर्बिट एक वेल डिफाइंड पाथ है, और वेल डिफाइंड पाथ जब भी हो सकता है जब पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ एक्यूरेटली मेजर हो, जो कि पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन की। तो लास्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बोहर एन ऑर्बिटल या एन ऑर्बिट is a well defined path which is possible only, which is possible only when the position
and velocity of an electron can be measured with accuracy and at same time. So, according to Bohr, an orbit is a well-defined path which is possible only when the position and velocity of an electron can be measured with an accuracy and at the same time, which is not possible, which is, वहीं पर कंप्लीट करें, which is not possible according to HUP यानी हेज़नबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये चीज़ हो नहीं सकती। तो मतलब पूरी कंप्लीट बात ये हुई कि बोहर मॉडल इसलिए फेल हो गया या इसलिए मतलब उसमें ड्रॉबैक आए क्योंकि उसने सिंपल सी बात कि वेव नेचर कंसीडर नहीं करा, HUP को पता ही नहीं था उसे HUP क्या होता है। तो ये चीज़ अपन ने हो गई है। अब अगली क्लास जो हमारी हो रही है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, आपको अगली क्लास में बताया जाएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का इंट्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और आखिरी पार्ट चैप्टर का जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो रहेगा। बिल्कुल क्लासेस को रेगुलर आना है, रजिस्टर्ड क्लासेस में भी, यूट्यूब वाली क्लासेस में भी। आप लोग क्लास 11 में हो, आप समझ नहीं रहे हो उसकी इम्पोर्टेंस, आप समझ रहे हो कि मजाक करते करते हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होएगा बेटा। रेगुलर टाइम पे पंक्चुअलिटी सब कुछ ध्यान रखते हुए आना है और बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत परफेक्ट हो जाओगे तुम। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, टू लाइक द वीडियो एंड टू शेयर इट विद मेनी मोर। एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।